हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास यहां पर हम अब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने चैप्टर पढ़ा था आज हम इस चैप्टर के आंसर करेंगे। प्रश्न जो है तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास आए हैं क्वेश्चन, आप क्या करना आए हैं, आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है डिफाइन ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। चलिए, डेवलपमेंट दो बार आ गया है। डिटरमाइन ग्रोथ, मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट। आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, डिफाइन करनी। सबसे पहले तो हमने कहा अगर हम ग्रोथ को देखें इन जनरल वे में तो हमने कहा ग्रोथ क्या होती है, किसी भी वस्तु के भार या उसके आकार में जो परिवर्तन होता है, जो बढ़ोतरी होती है, उसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। और जब हमने ग्रोथ की बात की थी, हमने क्या बात की थी, जब हमने ग्रोथ की बात की थी तो ग्रोथ हमने कहा था दो टाइप की होती है। एक होती है इंटरनल ग्रोथ और एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भार है या जो आकार है उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो बाहर से हुई है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, पत्थर का। एक पत्थर है, ठीक है, विद द टाइम, टाइम के साथ ये जो पत्थर है ये इतना बड़ा हो जाता है। आपने कहा इस पत्थर की ग्रोथ हुई है, हमने कहा हाँ इसकी ग्रोथ हुई है। कैसे हुई है, इसके बाहर यहाँ पे क्या थे, मिट्टी के कंकड़ रहे होंगे, पत्थर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो रेत है वो रही होगी। इस प्रकार से जो डस्ट पार्टिकल थे वो इस प्रकार से क्या हुए, इस पत्थर पे चिपके और आपने देखा ये जो पत्थर है आपको बड़ा पत्थर दिखाई दिया है। लेकिन क्या इस पत्थर में आंतरिक रूप से वृद्धि हुई है, क्या ये अंदर से बड़ा है, हमने कहा नहीं। अंदर से एक्चुअली में इतना ही है, एक्चुअली में ये पत्थर इतना ही है, ठीक है, जितना ये है उतना ये है। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पार्ट आ रहा है ये वाला, ये क्या है, आपने कहा ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होती है, मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, रेत होती है जो कि इस पत्थर के बाहर चिपक गई है। तो इस प्रकार की ग्रोथ को हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे। और एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है वो यहाँ पे नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीजों में भी हम कह सकते हैं कि हो रही है। इंटरनल ग्रोथ की अगर हम बात करें, इंटरनल ग्रोथ में हमने क्या देखा, आपने कहा आपने क्या किया है, एक बीज को बोया, ठीक है, आपने एक बीज को बोया। इस प्रकार से आपने एक बीज को बोया। जब आपने इसे बोया तो आप देखते हैं एक सीड है, ठीक है, क्या है ये, सीड। विद द टाइम आपने देखा इस सीड में इस प्रकार से क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहे हैं। फिर आपने देखा इस प्रकार से सीड क्या हो गया है, जर्मिनेट हो गया है। सीड क्या हो गया है, जर्मिनेट हो गया है। अगर हम इसकी नेक्स्ट स्टेप को देखें, हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि यहाँ पर पूरा शूट सिस्टम बन गया है और यहाँ पर पूरा शूट सिस्टम बन गया है और यहाँ पर पूरी रूट्स बन गई हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाई दी, एक बीज से यहाँ पे पूरे पौधे का निर्माण हो गया है, तो यहाँ पे वृद्धि दिखाई दी। लेकिन ये वृद्धि कैसी थी, आंतरिक वृद्धि थी। हमने कहा ये जो बीज है ये इस प्रकार से परिवर्तित हुआ, फिर इस प्रकार से परिवर्तित हुआ, फिर इस प्रकार से परिवर्तित हुआ, पूरा परिवर्तन हम देख रहे हैं। इस प्रकार की ग्रोथ को हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। और ध्यान रखिए जो आंतरिक वृद्धि होती है, इंटरनल ग्रोथ जो होती है वो लिविंग में ही हमें मिलती है। ये तो हमने बात की थी किसके बारे में, यहाँ पे ग्रोथ के बारे में, एक जनरल एस्पेक्ट। अब आती है आपके पास डेफिनेशन। सबसे पहले आपको ग्रोथ पूछी गई कि ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि क्या होती है। आपने कहा इट इज एन इरिवर्सिबल, ये कैसी है, ध्यान है कि इरिवर्सिबल है। अब हम इन दोनों में कहें क्या ये इरिवर्सिबल है, देखिए क्या आप इसे फिर से चेंज कर सकते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल ये इरिवर्सिबल है। क्या है, हमने कहा इस पे जो मिट्टी लगी होगी, इसमें जो कंकड़ पत्थर लगे होंगे, अगर हमने हटा दिए तो हमें पत्थर का ये रूप मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या ये इरिवर्सिबल है, क्या ये परिवर्तनीय है, क्या आप इस पेड़ को फिर से इस बीज में बदल सकते हैं, सेम इस पेड़ को। ऐसा नहीं कहेंगे कि पेड़ पे बीज लगे हैं और हमें बीज मिल गए, नहीं, इस पेड़ को आप इस विधि के द्वारा क्या इस बीज में फिर से परिवर्तित कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, आपने कहा नहीं।
हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने कहा कि जो ग्रोथ होती है यहाँ पर वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। आपने कहा ये क्या होता है, स्थिर परिवर्तन होता है, परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। एक जो स्थिर बढ़ोतरी होती है किसमें, प्लांट के साइज में, कि जो प्लांट का जो पार्ट होगा, कोई अंग होगा, कोई ऑर्गन होगा उसमें, या किसी इंडिविजुअल सेल में या कोशिका में परिवर्तन जो हो रहा है ऐसा होगा परमानेंट इंक्रीज। यहाँ पर ग्रोथ इज सप्लीमेंटेड बाय अ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस ड्यू टू द एनर्जी। आपने कहा जो ग्रोथ होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के परिणाम स्वरूप होती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के लिए क्या होती है और किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। सेकेंड टर्म आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या हमने बोला, हमने कहा जो डिवाइडिंग सेल्स है यहाँ पे वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं, और एट लास्ट वो डिवाइड होने की कैपेसिटी क्या करती है, लूज कर देती है। तो डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप, आपने बोला द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो सेल्स बन रही हैं वो शूट एपिक्स और रूट एपिक्स से बन रही हैं, एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और इसके बाद क्या होते हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए क्या हो जाती हैं, यहाँ पे मैच्योर हो जाती हैं। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। यानी कि जो डिवाइडिंग सेल हैं, जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं, वो मैच्योर हो करके एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए परमानेंट सेल या फिर स्थायी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है। पर जल्दी से पढ़िए, और जरूरी नहीं है कि आपको सेम डेफिनेशन लिखनी है, मैं आपको हर बार कहती हूँ डेफिनेशन सही लिखेंगे। आप अपने लैंग्वेज में, आप अपने वर्ड्स में भी क्या कर सकते हैं, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए एक बार रीड कर चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म्स आते हैं, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। अब जब हमने डेवलपमेंट को यहाँ पर देखा, डेवलपमेंट ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है, जिसे आप विकास भी कहते हैं, डेवलपमेंट का मतलब होता है हर एक एस्पेक्ट में ग्रोथ हो रही है। इन जनरल वे में देखिए, प्लांट की बात अगर हम नहीं करें, अगर हम यहाँ पे जो एनिमल है उनकी बात करें, तो डेवलपमेंट में हमने क्या क्या देखा था, आपने देखा था यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट, आपने देखा था यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट, आपने देखा था यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट, आपने देखा था यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट के ये एस्पेक्ट आते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट आते हैं, और आपने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। फिजिकल शारीरिक रूप से डेवलपमेंट हो रहा है, यही हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ कह रहे हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट पूरा लिख लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इंसान क्या होता है, जो बौद्धिक विकास होता है यहाँ पर, वो भी डेवलपमेंट में शामिल है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखिए हर एक इंसान के पास सारे इमोशन होते हैं। वो क्या होता है, वो लव होता है, वो फियर होता है, एंगर होता है, यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। किसी को गुस्सा भी आएगा, ठीक है, कोई क्या होता है, किसी में जो भावनात्मक रूप से वो क्या होता है, इमोशनल भी होता है, ठीक है, उसमें दया का भाव भी होता है, उसमें गुस्सा का भाव भी होता है, उसमें प्रेम का भाव भी होता है, उसमें हर एक भाव यहाँ पर होता है, तो उसे हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, इमोशन तो सब में होते हैं, ठीक है, इमोशन जो होते हैं वो सब में होते हैं, चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो लव हो, यहाँ पर चाहे वो केयर हो, ये सारे इमोशन सबके पास होते हैं। लेकिन हम अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और किस मात्रा में, कितनी इंटेंसिटी के साथ हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि कुछ लोग आपने देखे हैं कि उनमें उनमें दया भाव नहीं होता है, बहुत कम होता है, नहीं वो उन्हें किसी पे दया नहीं आती है। जैसे कोई एनिमल है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट पे जो एनिमल होते हैं, जैसे डॉग्स होते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हेल्प चाहिए, तो उनमें दया भाव नहीं होता है। वो भी इसका मतलब वहाँ पे भी इमोशनल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है।
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा दया भाव उनमें होता है, वो हर चीज़ में क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे भी इमोशनल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने इमोशन को आप सही रूप से व्यक्त करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और किस मात्रा में कितना आपको एक्सप्रेस करना है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आना ठीक है, नॉर्मल है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने गुस्से को कब एक्सप्रेस करना है, कब आपको कंट्रोल करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने इमोशंस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड वहाँ पर एक्सप्रेस करना। ओवर जो यहाँ पर एक्सप्रेशन होते हैं, ओवर एक्सप्रेस जो आप करते हैं, वो क्या होता है, बेकार होता है, या फिर अगर कम भी कर रहे हैं तो भी बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट। आप समाज में किस प्रकार से रहते हैं। आप देखते हैं आपका हर किसी के साथ बिहेवियर एक जैसा नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू प्लेस, आपका जो बिहेवियर है वो अलग अलग रहता है। इतनी हम सब में होती है, और इसी को आप सोशल डेवलपमेंट। ये तो है एनिमल के एस्पेक्ट। आपने कहा कि यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब है कि लाइफ में जितने भी चेंजेस हुए, प्लांट के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो सीड जर्मिनेशन है, चाहे वो नए पार्ट्स का बनना है, चाहे वो फूल का खिलना है, चाहे वो बीज का बनना है, ठीक है, ये सभी क्या आते हैं, डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, इसीलिए आता है। तो पढ़ लें। आपने कहा ऑल चेंजेस दैट ऑर्गेनिज्म गो थ्रू इन देयर लाइफ टाइम आर कॉल्ड डेवलपमेंट। लाइफ टाइम में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होते हैं, आपके डेवलपमेंट के अंदर कर आते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मेरिस्टेम। प्लांट टिश्यू कंटेनिंग अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल इज कॉल्ड अ मेरिस्टेम। ध्यान रखिए क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका टिश्यू, ठीक है, और टिश्यू आपने कहा दो टाइप के हमने पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू और एक हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के हमने दो टाइप पढ़े थे, ठीक है। ये चीजें क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए आप क्या करेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे। पहला तो हमारे पास आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप समझे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम होता है विभजोतक ऊतक और परमानेंट टिश्यू का नाम होता है स्थायी ऊतक। आप लिख लेंगे अगर आपको कंफ्यूजन, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने कहा तीन टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एक को हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक को हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम दिखाते हैं, ठीक है, प्रकार से। ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये हैं आपके तीनों टिश्यू, ठीक है। अब इनके लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको इनका फंक्शन भी पता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। इनमें डिवीजन होता रहता है, ये डिवाइड होती रहती हैं, और जब ये विभाजित होती रहती है तो अपने नंबर में इंक्रीमेंट करती है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा, लंबाई को बढ़ाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, यहाँ पर आपने कहा तने की मोटाई को बढ़ाएगा, ठीक है। इनमें विभाजन होता रहता है, ये विभाजित होते रहते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजित होने की क्षमता हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जब ये क्या करते हैं, डिवाइड होने की अपनी कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, तो ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। अब इनमें विभाजन नहीं होगा, अब इनका काम कुछ और होगा। यहाँ पर इनका काम था यहाँ पे वृद्धि, हम देखें तो यहाँ पे वृद्धि ही हो रही थी, विकास हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर इनका काम कुछ और होगा। और आपने कहा कि परमानेंट टिश्यू हमने दो टाइप के पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने बोला था पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है एंड स्क्लेरेन्काइमा है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने बात की है जाइलम की, और हमने बात की है यहाँ पे फ्लोएम की।
ये जो लाइन डायग्राम है ये आपने पहले भी पढ़ा है, हम बार बार क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, मेरिस्टेम क्या है, प्लांट टिश्यू कंटेनिंग अनडिफरेंशिएटेड, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएशन का मतलब है परमानेंट सेल में कन्वर्ट होना। आपने कहा ये क्या है, प्लांट टिश्यू है, मेरिस्टेम क्या है, प्लांट टिश्यू है जिसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, कॉल्ड मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक टिश्यू है जिनमें अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, इट मीन्स कि वो डिवाइडिंग सेल है। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब हमने कहा डिवाइडिंग सेल है, ये इनमें विभाजन होता है। अब आते हैं ग्रोथ रेट पे। ग्रोथ रेट क्या होता है, आपने कहा द इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। पर यूनिट टाइम में ग्रोथ कितनी हो रही है उसकी है इतना। तो यही सारे टर्म्स आपके पास आए थे, ठीक है। आपको बताना था ग्रोथ रेट, डिफरेंशिएशन बताना था, ठीक है, डेवलपमेंट बताना था, ग्रोथ, डिटरमिनेट ग्रोथ, मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इन सभी चीजों को नोट कर लेना है, नोट करिए या फिर आपको एक बार रीड कर, तो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहा है, आप उसी प्रकार से अपने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है, व्हाई इज नॉट एनी वन पैरामीटर गुड इनफ टू डिटरमिनेट ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ फ्लावरिंग। फूल वाले पौधे के जीवन भर विकास को प्रदर्शित कोई भी पैरामीटर पर्याप्त क्यों नहीं है। आंसर हमारे पास आया, देखा ग्रोथ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म। विकास प्रोटोप्लाज्म की मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। मेजरिंग द प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ इंक्लूड several parameters. To name a few, increase in height, weight, number of cells, fresh tissue, sample, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है, आपने कहा प्रोटोप्लाज्मिक विकास को मापने के लिए बहुत सारे पैरामीटर शामिल हैं, जैसे कि ऊंचाई में वृद्धि, वजन, कोशिकाओं की संख्या, ताजा ऊतक का नमूना, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू डेमोस्ट्रेट एनी वन पैरामीटर ऑफ ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसीलिए जीवन भर विकास के किसी एक पैरामीटर को प्रदर्शित करना मुश्किल होता है। आप ये अगर यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी पूरी लाइफ की पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे और उसमें उसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ को अगर आप मेजर करेंगे कि कितनी ग्रोथ हुई है, तो आपने कहा पॉसिबल नहीं है कि आपको फिर सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी थ्रू आउट द लाइफ। लेंथ कितनी बड़ी है, या यहाँ वजन कितना, वेट कितना, कोशिकाओं की कितनी संख्या है, जो फ्रेश जो टिश्यू बने हैं, न्यू जो बने हैं वो कितने बने हैं। आपने कहा ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रोथ है ग्रोथ को यहाँ पर मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, लिस्ट 5 मेन ग्रुप्स ऑफ अ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट अ नोट ऑन द डिस्कवरी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ देम। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों के 5 मुख्य एक की खोज, शारीरिक कार्य और कृषि बागवानी अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते को भी लेकर के, जैसे कि ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एसिड है, ठीक है, इथाइलिन भी यहाँ पर एक आता है। तो हमने कहा कि इनमें से किसी भी एक पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है कि इनका कार्य क्या है, इनकी खोज किस प्रकार से की गई है यहाँ पर, ठीक है, इनका क्या यूज है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने कहा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर द इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर केमिकल सब्सटेंसेस। सबसे पहले आपने कहा कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, आंतरिक कारक है। हमने 2 कारक पढ़े थे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पे हमने पढ़ा था यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लाइक टेम्परेचर, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, लाइट है, ये सारे क्या हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर थे। इंट्रिंसिक फैक्टर में हमने हार्मोन पढ़े थे और हमने जेनेटिक मटेरियल। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर द इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट। ये क्या होते हैं, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं। The 5 main groups of natural plant growth inhibitors, growth regulators are as follows. सबसे पहले तो हमने कहा कि अगर हम बात करें फाइटो हार्मोन की या प्लांट हार्मोन की या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की,
सबसे पहले हम बोलेंगे जो फाइटो हार्मोन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला क्या पढ़ा था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दूसरा क्या पढ़ा था, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ी। हमने सबसे पहले हमने रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और दूसरा हमने पढ़ा था प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो 5 हमारे पास कैटेगरी आती हैं वो इन दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। जैसे कि ऑक्सिन क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिबरेलिन क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, साइटोकाइनिन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, एब्सिसिक एसिड क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। एक और आता है हमारे पास इथाइलिन, वो दोनों है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है, इनहिबिटर। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन होंगे, जो प्रमोट करेंगे यहाँ पर ग्रोथ को, ध्यान रखेंगे, जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, जो वृद्धि यहाँ पर करते हैं उसमें सहायक। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स का मतलब होता है जो वृद्धि को रोकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जो ग्रोथ रिलेटेड जो एक्शन रोकते हैं। ऑक्सिन का अगर आपने देखा तो आपने कहा जो ऑक्सिन होता है वो लेंथ को इंक्रीज करता है, वृद्धि कर रहा है। इसी प्रकार से जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के भी, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है यहाँ पर, आपने कहा जैसे कि पतझड़ में आपने कहा पत्ते झड़ते हैं, फल पकने के बाद फल झड़ते हैं, इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़े कि कौन से हमारे पास क्या आते हैं, 5 आते हैं। यहाँ पे इथाइलिन आप लोग ऐड कर लेंगे। हमने क्या बात की, आपने कहा पादप वृद्धि नियामक अंतरकोशिकीय, पादप वृद्धि नियामक अंतरकोशिकीय आंतरिक कारक रासायनिक पदार्थ है जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों के 5 मुख्य समूह इस प्रकार से आते हैं, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक है और एयर है। आगे बढ़े, आगे आपसे पूछा था किसी एक की डिस्कवरी बताइए, ठीक है, उसका फंक्शन बताइए और उसके यूज बताइए। तो आपने बोला सबसे पहले हम जाएंगे जिबरेलिन। हमने क्या लिया, यहाँ पे जिबरेलिन लिया है। आपके लिए होमवर्क में क्या है, जो अदर आपके पास 4 रह जाते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक, इन चारों के आप सेम चीजें यहाँ पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आप जिबरेलिन के बारे में पढ़ रहे हैं। जिबरेलिन के सबसे पहले डिस्कवरी पे जाते हैं, तो जिबरेलिन को डिनोट किया जाता है एज GA1 GA2। ठीक है, इन्हें कैसे डिनोट किया जाता है, जिबरेलिक एसिड और GA3। ठीक है, कैसे दिखाते हैं, जिबरेलिक एसिड और GA3 was one of the first gibberellins discovered। they are all acidic। जिबरेलिन्स जो होते हैं एसिडिक। ठीक है, जो जिबरेलिक एसिड है आप GA3 से भी क्या करते हैं, डिनोट है जिबरेलिक एसिड। वो क्या होता है, वन ऑफ द फर्स्ट जिबरेलिन है, ये फर्स्ट जिबरेलिन है जिसे डिस्कवर किया गया है। सारे ही क्या क्या होते हैं, एसिडिक। तो आपको पता है कि G4 जिबरेलिन एंड GA2 इस प्रकार से अगर गया तो इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे दिखाया। There are more than 100 gibberellins reported from widely different entities such as fungi and other higher plants। आपने कहा यहाँ 100 से भी ज्यादा जिबरेलिन्स को डिस्कवर किया गया। जिबरेलिन सिर्फ एक नहीं है, अलग अलग टाइप के जो जिबरेलिन्स होते हैं उन्हें डिस्कवर किया गया है। अलग अलग जो हमारे पास एंटिटीज आती है, जैसे फंजाई हो गया, हायर प्लांट्स हो गए हैं, अलग अलग यहाँ पे प्लांट्स में अलग अलग टाइप के ये आती है डिस्कवरी। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इनके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। आपने कहा जिबरेलिन्स प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। सबसे पहला, they can cause an increase in the length of a grape stalk as they are capable of bringing about an increase in the length of the axis। सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो ग्रेप स्टॉक होते हैं, जैसे इस प्रकार से आप ग्रेप्स को देखते हैं। आपने कहा ये ग्रेप्स के स्टॉक की लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर स्टॉक की लेंथ इंक्रीज होगी, इट मीन्स हमने क्या बोला है, इट मीन्स हमने कहा कि जो फल है यहाँ पर वो ज्यादा लगेंगे। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या देगा कि ग्रेप्स की जो स्टॉक है उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, एज दे ब्रिंगिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एक्सिस। ठीक है, पहला फंक्शन है। अगर यहाँ पर स्टॉक लंबा होगा तो फ्रूट यहाँ पे ज्यादा लगेंगे। नेक्स्ट है, दे कॉज फ्रूट सच एज एप्पल टू elongate and improve their shape। आपने कहा कि ये कुछ फ्रूट जैसे कि एप्पल को क्या करता है, इनकी शेप इंप्रूव करने में मदद करता है, इनको शेप में लाने में मदद करता है जिबरेलिन।
जिबरेलिन आपने एक तो क्या कर रहा है, स्टॉक को लंबा कर रहा है ग्रेप्स के। एप्पल जो है उनको शेप में लाने के लिए क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे, इस प्रोसेस को डिले करता है। तो ये था यहाँ पर क्या, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एक बार जल्दी से देखिए फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशंस। इसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान रखेंगे। जो चीज आप यहाँ पे जिबरेलिन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो आप जो आपके रेस्ट और हॉर्मोन्स होते हैं उनके बारे में भी आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन है जिबरेलिन में, यहाँ पे आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका